हेलो बच्चों, जैसा कि आप न्यूज़ देख रहे हैं कि रुपया डॉलर के मुकाबले अपने सबसे न्यूनतम स्तर में पहुंच गया। यानी $1 अगर बाजार में अगर आप $1 खरीदने जाते हैं तो आपको ₹90 खर्च करना पड़ेगा। सोचिए क्या है भैया। आम नागरिक तो यही बोलेगा, भाई और कितना गिरोगे, अब तो रुक जाओ। आखिरकार डॉलर के मुकाबले अगर मैं रुपए की बात करता हूं, डॉलर अगर मैं डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करता हूं तो रुपया आज वर्तमान में आप सोचिए ₹90 के सबसे न्यूनतम स्तर में पहुंच गया। यही अगर मैं बात करूं वर्ष 1947 में जब देश आज़ाद हुआ था, तब $1 बराबर आपको पता होना चाहिए कि वो ₹1 के बराबर था। हालांकि इसमें फैक्टर थे, जिम माने इसके पीछे जो कारक थे कि एक तो हमारा रुपया जो है वो पाउंड स्टर्लिंग से संबद्ध था। 1975 तक हमारा रुपया पाउंड स्टर्लिंग से संबद्ध था, कनेक्टेड था। यानी रुपए का वैल्यू पाउंड स्टर्लिंग से निर्धारित होता था। और दूसरा, अंग्रेजों ने जो भी किया ब्रिटिशर्स ने, लेकिन एक तो मानकर चलिए कि जब वो देश से गए तो उन्होंने अपने देश में भारत के ऊपर कोई भी प्रकार का ऋण नहीं छोड़ा, उधार नहीं छोड़ा, वो सारा उधार चुका कर गए थे। एक दो बड़ा रीज़न माना जाता है कि हमारा $1 बराबर ₹1 था। लेकिन आज देखिए $1 बराबर ये कितना हो गया है, ₹90 है। और बाजार में अगर न्यूज़ देखेंगे तो यही आप सुनेंगे कि रुपया धड़ाम से गिरा अपने न्यूनतम स्तर में। रुपए में गिरावट आई है, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है। देखिएगा, न्यूज़ सुनिएगा, डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर हुआ है, डॉलर के मुकाबले रुपया गिरा है, डॉलर के मुकाबले रुपया धड़ाम हुआ है। बच्चों बस इतना ध्यान रखना कि यहां रुपया कमजोर नहीं हुआ है, ठीक है। माने लोगों का ध्यान ऐसा नहीं कि रुपया कमजोर नहीं हुआ है, रुपया कमजोर हुआ है, लेकिन लोग रुपए के कमजोर होने को देख रहे हैं। आपको ध्यान देना है और आप ध्यान से देखिए कि डॉलर भी मजबूत हुआ है, डॉलर भी मजबूत हुआ है। एक तो ये बहुत बड़ा रीजन, डॉलर मजबूत हुआ है। और जब जब रुपए के आप मूल्यह्रास डेप्रिसिएशन को देखेंगे, यानी रुपए के मूल्य में कमी को देखेंगे, तो आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि एक्चुअल में देश से क्या हो रहा है, डॉलर का बहिर्प्रवाह यानी आउटफ्लो हो रहा है। डॉलर का इनफ्लो नहीं, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा है, आउटफ्लो बढ़ा है, ये दिमाग में बैठाइए। रुपया का यहां पर क्या हो रहा है, रुपए का डेप्रिसिएशन हो रहा है, डॉलर के मुकाबले रुपया क्या हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, डेप्रिशिएट हो रहा है, यानी मूल्यह्रास हो रहा है। ठीक है, लोग रुपए के मूल्यह्रास को देख रहे हैं। आप दो बातों को ध्यान में रखिए, क्या, एक तो डॉलर मजबूत हो रहा है और दूसरा देश से डॉलर का आउटफ्लो बढ़ रहा है, यानी बहिर्प्रवाह में वृद्धि हुई है। डन, एकदम दिमाग में बैठाइए इसको। ये दो बातें, ठीक है। तो जब जब रुपया तेजी से गिरेगा, इसका मतलब है देश से क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, डॉलर तेजी से बाहर जा रहा है। ठीक है, अगर कोई आपसे पूछे कि डॉलर के मुकाबले रुपए इतना तेजी से गिरा है या न्यूनतम स्तर में आया, इसके कारण बताओ, इसके कारण बताओ, तो आपको दिमाग में क्या रखना है, वो सब कारण, वो सभी कारण वर्तमान में जिससे देश से क्या हुआ है, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा है, डॉलर का आउटफ्लो बढ़ा है। ठीक है ना। अब बोलोगे सर ये यहां तो $1 बराबर ₹90 हुआ है, रुपए का तो मूल्य यहां बढ़ना चाहिए, एक की जगह 90 हो गया। याद रखना, यहां आप ऐसे समझो, ऐसे समझो कि मान लेते हैं कि 1 किलो प्याज, डॉलर को आप 1 किलो प्याज रख लो, 1 किलो टमाटर, ठीक है, कि 1 किलो टमाटर पहले ₹1 का मिलता था, 1 किलो टमाटर ₹1 का मिलता था, अब 1 किलो टमाटर ₹90 का मिल रहा है। आपको ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है, रुपए में ज्यादा खर्च करना पड़ रहा है। डन, तो इसका मतलब क्या हुआ है कि रुपए का मूल्य कम हुआ है, हाँ या ना, और टमाटर का मूल्य ज्यादा हुआ है, टमाटर का मूल्य बढ़ गया है, हाँ या ना।
अब एक काम करो, टमाटर की जगह आप डॉलर ले लो। अब देखो, पहले $1 खरीदने के लिए आपको मात्र $1 खर्च करना होता था, लेकिन अब $1 को खरीदने के लिए आपको $90 खर्च करना पड़ेगा। यानी आपके पॉकेट में रुपए खर्च करने का बोझ ज्यादा पड़ेगा। इसका मतलब है कि डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि डॉलर का मूल्य क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और रुपए का मूल्य क्या हो रहा है, कम हो रहा है, लगातार कम हो रहा है। और फिर वही बात कि लोग बोलेंगे डॉलर का मूल्य बढ़ रहा है, रुपए का मूल्य ह्रास हो रहा है, डेप्रिसिएशन हो रहा है। आपके दिमाग में क्या चलना चाहिए कि देश से डॉलर का बहिर्प्रवाह तेजी से बढ़ रहा है। अब सवाल उठता है कि डॉलर के आउटफ्लो का कारण क्या है। आउटफ्लो का कारण, आउटफ्लो में वृद्धि, आउटफ्लो में अगर बात करें वृद्धि का कारण क्या है, आउटफ्लो में वृद्धि का मुख्य कारण क्या है। और मैंने जैसा कहा कि डॉलर का अगर आउटफ्लो होगा, डॉलर ज्यादा जाएगा देश से तो रुपए तो मूल्य गिरेगा ही गिरेगा, ठीक है ना। तो क्या है सबसे बड़ा कारण अभी वर्तमान में जो है वो है इंडिया यूएस यानी इंडिया अमेरिका का जो ट्रेड डील है वो अनसर्टेन हो गया है, बहुत अनसर्टेन स्थिति में आ चुका है, बहुत अनिश्चित स्थिति में है। और ये कहीं ना कहीं कोई एक निश्चित समाधान की तरफ ही नहीं जा रहा है, ठीक है। और जिससे बहुत बड़ा संकट खड़ा हो गया है कि इससे क्या हुआ है, इससे हमारे देश में डॉलर का इनफ्लो होने की जगह, इन्वेस्टमेंट होने की जगह क्या हो रहा है, आउटफ्लो, क्योंकि अनसर्टेनिटी बना हुआ है। दूसरी एक बड़ी समस्या खड़ी हो रही है और वो समस्या है कि टैरिफ पॉलिसी, जो अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी है, जो अभी भी भारत में वर्तमान में 50% का टैरिफ अमेरिका लगाया हुआ है। और ये एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है कि इससे क्या हो रहा है, भारत का माने इंडिया का निर्यात जो है, एक्सपोर्ट क्या हो रहा है, कम हो रहा है। एक्सपोर्ट कम हो रहा है क्योंकि वो हमारे किए गए हर वस्तु पर लगभग 50% का टैरिफ लगा रहा है, और जिससे हमारे निर्यातक, एक्सपोर्टर हतोत्साहित हो रहे हैं, ठीक है ना, डीमोटिवेट हो रहे हैं, और हमारा निर्यात बहुत गिरा है, बहुत तेजी से गिरा है। और यही बहुत बड़ा कारण हमारे यहाँ देश में एक और बन गया है कि चलिए डॉलर इनफ्लो नहीं हो रहा है, माने आउटफ्लो नहीं हो रहा है अगर मान ले इसके कारण, लेकिन इनफ्लो भी तो कम हो गया, इनफ्लो भी तो कम हो गया जो निर्यात करने से बहुत तेजी से आता था, क्योंकि भारत यूएसए हमारा बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। तीसरा कि अमेरिका की फेडरल रिजर्व, अमेरिका का जो सेंट्रल बैंक है उसको फेडरल रिजर्व कहते हैं, फेडरल रिजर्व की सख्त ब्याज नीति, सख्त, इसको बोलते हैं टैपर्ड पॉलिसी, की टैपर्ड पॉलिसी, टैपर्ड, इसको टैपर्ड पॉलिसी बोलते हैं। टैपर्ड पॉलिसी का मतलब क्या होता है, टैपरिंग मतलब सख्त नीति। जैसे हमारे यहाँ पर होता है ना चीप और डियर मनी पॉलिसी, सस्ती और महंगी मौद्रिक नीति, तो वहां पर क्या बोला जाता है, टैपर्ड पॉलिसी बोला जाता है। यानी जब ये आशंका हो या ये उम्मीद हो कि अब फेडरल रिजर्व जो वहां का देश का केंद्रीय बैंक है वो ब्याज दर को बढ़ाएगा, और जब देश का केंद्र फेडरल रिजर्व अगर ब्याज दर को बढ़ाएगा तो मानी सी बात है एक बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है, और वो क्या कि भारत से जो है ये एफपीआई का आउटफ्लो शुरू हो जाता है, एफपीआई का आउटफ्लो शुरू हो जाता है, तेजी से बढ़ जाता है। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर है उनको वहां ज्यादा ब्याज मिल रहा है, वो भी डॉलर पर मिल रहा है, तो उनको ज्यादा लाभ मिल रहा है, और जिस कारण वो क्या हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा देश से क्या हो रहा है, बाहर निकल रहे हैं, और जाएंगे बाहर तो डॉलर लेकर जाएंगे, विदेशी मुद्रा लेकर के जाएंगे। इससे भी हमारा विदेशी मुद्रा या डॉलर का क्या हो रहा है, आउटफ्लो तेजी से बढ़ रहा है, तेजी से बढ़ रहा है। नेक्स्ट हमारा क्या देखा जा रहा है, ट्रेड डेफिसिट, व्यापार घाटा। अगर बात करें व्यापार घाटा की बात करें तो ये बहुत तेजी से बढ़ा है। अभी जो आंकड़ा है चौंकाने वाला आंकड़ा है, पहली बार भारत का ट्रेड डेफिसिट $40 बिलियन हो गया,
$40 बिलियन। सोचो हमारा ट्रेड डेफिसिट। और ट्रेड डेफिसिट कब होता है बच्चों? तब होगा ना जब हमारा आयात बढ़ जाएगा, इंपोर्ट बढ़ जाएगा निर्यात की तुलना में, एक्सपोर्ट की तुलना में। और जब आप इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? इंपोर्ट कर रहे हैं तो क्या होगा? सोचो सोचो सोचो, आपको डॉलर ज्यादा भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा, और ये डॉलर के बहिर्प्रवाह को तेजी से बढ़ाएगा। डॉलर के बहिर्प्रवाह को तेजी से बढ़ाता है, तो ट्रेड डेफिसिट बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है। और एक बहुत बड़ा कारण आप देख रहे हैं, एक बहुत बड़ा कारण आप क्या देख रहे हैं? वो क्या है? एक क्रूड ऑयल और दूसरा गोल्ड। आप देख सकते हैं इन दोनों का जो है, इन दोनों का अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्य, प्राइस तेजी से बढ़ा है, मूल्य तेजी से बढ़ा है। एंड इंडिया इज वन ऑफ द बिगेस्ट इंपोर्टर ऑफ गोल्ड एज वेल एज क्या? क्रूड ऑयल। तो भारत बहुत बड़ा आयातक देश है, ठीक है ना, बहुत बड़ा आयातक है क्रूड ऑयल और गोल्ड का। तो बड़ी मात्रा में हमारे देश से डॉलर का क्या हो रहा है? आउटफ्लो हो रहा है, बहिर्प्रवाह तेजी से हो रहा है। तो ये वो कारण है अभी वर्तमान में जिसके कारण हमारा डॉलर के मुकाबले रुपया जो है वो अपने निम्नतम स्तर यानी 90 रुपए पहुंच गया है, जो वास्तव में बहुत चिंताजनक स्थिति है। अब क्यों चिंताजनक स्थिति है इसका भी कारण समझिए कि अगर रुपए का इतना मूल्य ह्रास होगा, रुपए का डेप्रिसिएशन होगा, डेप्रिसिएशन यानी अगर बात करें मूल्य ह्रास हो रहा है, इतना तेजी से अगर हो रहा है, तो इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? सोचो बच्चों, इसका प्रभाव क्या पड़ेगा? अगर डॉलर, सोचो, हाँ ध्यान से समझना, मान लो ये डॉलर है, ये रुपया है ना, और बाजार में रुपया डॉलर है, डन। तो हमारा विनिमय दर स्थिर है। अचानक से डॉलर तेजी से कम हो जाए क्योंकि डॉलर का बहिर्प्रवाह हो गया, तो बच्चों कौन ज्यादा है? रुपया। तो रुपए का मूल्य क्या हो रहा है? कम हो रहा है। रुपए में मूल्य ह्रास हो रहा है, रुपए में मूल्य ह्रास होगा। और जब जब रुपए में मूल्य ह्रास होगा, रुपए का मूल्य कम होता है, तब तब सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपका आयात महंगा हो जाएगा, आयात आपका एक्सपेंसिव हो जाएगा, यानी आयात मूल्य बढ़ जाएगा। और सोचो भारत कौन सी अर्थव्यवस्था है? आयात आधारित है, आयात आधारित अर्थव्यवस्था है हमारा, ठीक है। इससे अगर आयात बढ़ेगा, मानी सी बात है, मानी सी बात है कि हमारा व्यापार घाटा और बढ़ेगा। इससे हमारा चालू खाता घाटा, करंट अकाउंट डेफिसिट, ये भी बढ़ जाएगा, ये भी बढ़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाएगा। और करंट अकाउंट डेफिसिट का, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जुड़वां घाटा होता है। इसका जुड़वां घाटा जो माना जाता है वो राजकोषीय घाटा को माना जाता है, फिस्कल डेफिसिट को माना जाता है, राजकोषीय घाटे को माना जाता है, वो भी बढ़ेगा। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो राजकोषीय घाटा यानी जुड़वां घाटा जो है, फिस्कल डेफिसिट, ये भी बढ़ेगा, तेजी से बढ़ेगा। तो ये बढ़ना भी बहुत खतरनाक है क्योंकि राजकोषीय घाटा बढ़ा तो सरकार की बाजार उधारी बढ़ेगी, सरकारी उधार में क्या होगा? वृद्धि होगा। और जहां सरकार का उधार बढ़ेगा वहां कहीं ना कहीं क्राउडिंग आउट की स्थिति खड़ी हो जाएगी, क्राउडिंग आउट की स्थिति खड़ी हो जाएगी। यानी क्राउडिंग आउट का मतलब है कि जहां निजी क्षेत्र के लिए बाजार से धन जुटाने के लिए नहीं बचेगा पैसा, क्योंकि सारा पैसा सरकारी प्रतिभूति, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। और निजी क्षेत्र को बहुत ज्यादा ब्याज में, बहुत ज्यादा महंगा उनको बाजार से उधार लेना पड़ेगा, पूंजी लेना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है, कहीं ना कहीं एक और ऋण जाल की स्थिति भी खड़ी हो सकती है। सरकार को एक उधार का ब्याज चुकाने के लिए दूसरा उधार लेना पड़ सकता है और पूरी तरह से डेट ट्रैप में हम फंस सकते हैं। तो ये देखा जाए तो है ही है सबसे बड़ा माने प्रभाव। एक और बड़ा प्रभाव होगा कि अगर आपका आयात महंगा होगा तो देश में क्या हो जाएगा? मुद्रास्फीति बढ़ जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, मुद्रास्फीति में वृद्धि हो जाएगा, इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। और जो आम आदमी को प्रभावित करेगा, आम आदमी के लिए हर चीज महंगी हो जाएगी और जो आम आदमी के जनजीवन को बहुत प्रभावित करेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी अर्थव्यवस्था देख रहे हैं आप, एक तरह से प्रभावित हो सकती है, ठीक है ना। किसके कारण? अगर रुपए का मूल्य ह्रास होगा। कहते हैं लोग, एक्सपर्ट कहते हैं, अरे अरे आपने ये तो बताया नहीं कि इससे निर्यात भी बढ़ता है।
हाँ बिल्कुल, निर्यात सस्ता हो जाता है, निर्यात प्रतिस्पर्धात्मक कंपिटिटिव हो जाता है, लेकिन ये निर्यात थोड़े समय के लिए बढ़ता है, शॉर्ट टर्म बढ़ता है। बट भारत एक आयात आधारित अर्थव्यवस्था है, हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, इसीलिए हम ज्यादा प्रभावित होंगे क्या, नकारात्मक रूप से, नेगेटिव साइड से, क्योंकि हमारा आयात बढ़ने से व्यापार घाटा बढ़ेगा और अल्टीमेटली हमें नुकसान ही होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट ही, हमारा चालू खाता घाटा ही बढ़ाएगा। ये डॉलर के बहिर्प्रवाह, डॉलर के आउटफ्लो को ही ये बढ़ावा देगा। तो ये इसका प्रभाव है। अगर रुपए का मूल्यह्रास न रोका गया तो ये और प्रभाव होगा जो पूरी अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक है, आम जनजीवन के लिए नुकसानदायक है। अब मानी सी बात है कि इसमें आरबीआई क्या कदम उठाएगा, आरबीआई क्या कदम उठाएगा इसके लिए। तो बात को समझना कि भारत में जो विनिमय दर है, एक्सचेंज रेट है, एक्सचेंज रेट क्या होता है, वह दर जिसमें एक देश की मुद्रा को आसानी से अन्य देश की मुद्रा में परिवर्तित किया जा सकता है। और भारत में जो 3 तरह का विनिमय दर होता है, विनिमय दर 3 होता है। एक होता है स्थिर, जिसको बोलते हैं फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, एक होता है फ्लेक्सिबल, नम्य विनिमय दर, और एक को बोला जाता है मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। बहुत ध्यान से समझना, फ्लेक्सिबल इसको फ्लोटिंग भी कहा जाता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट का मतलब है जहां केंद्रीय बैंक जो विनिमय दर निर्धारित कर लेगा फिक्स्ड, उसको फिक्स्ड एक्सचेंज रेट कहते हैं। और भारत में आजादी के बाद से लेकर 1991 तक, एलपीजी सुधार तक, हम फिक्स्ड एक्सचेंज रेट में रहे हैं। फ्लोटिंग या फ्लेक्सिबल में कहां क्या होगा, जहां पर एक्सचेंज रेट का जो निर्धारण है, डिटर्मिनेशन है, वो पूरी तरह बाजार के डिमांड और सप्लाई द्वारा होगा, उसमें केंद्रीय बैंक की भूमिका ना के बराबर होगा, बिल्कुल नहीं होगा, उसको बोलते हैं फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग। लेकिन मैनेज्ड फ्लोटिंग जो भारत में 1994 से अभी तक भारत में है, हालांकि बीच में हमने लर्म्स को अपनाया था, LERMS यानी लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां 40% विनिमय दर का निर्धारण कौन करता था, आरबीआई, और 60% जो विनिमय दर का निर्धारण बाजार यानी डिमांड और सप्लाई। और यह गणना करना बहुत कठिन होता था। जैसे $100 को आपको रुपए में कन्वर्ट करना होता तो $40 आप क्या करते थे, जो आरबीआई निर्धारित करता था, और $60 जो बाजार का विनिमय दर चलता था। तो ये कंपटीशन, ये गणना करना पद्धति जो गणना था बहुत जटिल था ये, इसीलिए इसको 92 में ये शुरू हुआ था, 1992 में लर्म्स को लिबरलाइज्ड एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट सिस्टम, और 1994 में इसको समाप्त कर दिया गया। और 1994 से भारत में मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, जहां विनिमय दर का निर्धारण, एक्सचेंज रेट का निर्धारण कौन कर रहा है, कि बाजार, डिमांड और सप्लाई, बाजार, डिमांड और सप्लाई भारत में है ना। लेकिन आवश्यकता पड़ने पर, अगर जरूरत पड़ता है तो केंद्रीय बैंक, यानी देश का केंद्रीय बैंक कौन है, आरबीआई, उसमें प्रत्यक्ष रूप से नहीं बल्कि क्या, अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है, हस्तक्षेप करता है, इंटरवीन करता है इनडायरेक्टली। इसीलिए इसको मैनेज्ड फ्लोटिंग, मैनेज करता है, वो इनडायरेक्टली करता है, डायरेक्टली नहीं करता है। इसीलिए तो मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है, क्योंकि ये डायरेक्टली ना करके वो इनडायरेक्टली करता है। और 1994 से भारत में क्या है, मैनेज्ड फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट है, जहां आरबीआई इंटरवीन करता है। कैसे इंटरवीन करता है आरबीआई के पास क्या है, फॉरेक्स है, फॉरेक्स का कस्टोडियन कौन है, संरक्षक कौन है, फॉरेक्स, आरबीआई, केंद्रीय बैंक, और ज्यादातर फॉरेक्स में डॉलर होता है। तो आरबीआई उस डॉलर का प्रयोग करके बैंकों के माध्यम से, स्वयं नहीं, बैंकों के माध्यम से, डीलर के माध्यम से बाजार में डॉलर का क्या करता है, क्रय विक्रय यानी परचेज एंड सेल करवाता है। जैसे अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं रुपए का डेप्रिसिएशन यानी मूल्यह्रास क्या हुआ है, बड़ा है। अब फिर से वही बात है, कहने का मतलब है कि डॉलर और रुपया में हम क्या देख रहे हैं कि डॉलर का क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, डॉलर का क्या हुआ है, आउटफ्लो बढ़ा है। इसका मतलब है रुपए के मुकाबले डॉलर कम हुआ है, रुपए के मुकाबले बाजार में डॉलर कम है। जरा बच्चों सोचो, अब आरबीआई क्या करेगा, सिंपल, यहां डॉलर को बढ़ाने का कोशिश करेगा। मतलब कुछ नहीं,
अपने पास रखे गए, आरबीआई जो है अपने पास रखे गए फॉरेक्स से क्या करेगा, डॉलर का बाजार में खरीदेगा, नहीं खरीदेगा तो और कम हो जाएगा, बेचेगा, विक्रय करेगा। क्या करेगा वो विक्रय करने की कोशिश करेगा। और ऐसा करेगा, विक्रय करेगा, बेचेगा, तो बाजार में अपने अपने द्वारा नहीं बल्कि बैंकों, डीलर के माध्यम से, इससे बाजार में डॉलर की मात्रा बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हमारा जो विनिमय दर इतना नीचे चला गया 90, वो कम से कम थोड़ा सा बेहतर स्थिति में आएगा, थोड़ा बेहतर स्थिति में आएगा। यानी हो सकता है कि आने वाले मौद्रिक नीति में आरबीआई कुछ कदम उठाए, और जिसमें एक कदम हो सकता है कि आरबीआई बाजार में डॉलर का क्या करने लगेगा, विक्रय करेगा। डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली स्वैप कर सकता है, फॉरेक्स स्वैप भी कर सकता है। फॉरेक्स स्वैप का मतलब बैंकों से कह सकता है कि भाई तुम रुपया लेकर आओ, ठीक है, और बदले में हमसे डॉलर ले जाओ, डॉलर ले लो, अपना माने रुपए लेकर आओ और डॉलर ले जाओ। मतलब क्या हुआ कि पहले आरबीआई ने क्या किया था, 10 बिलियन डॉलर का बाजार में क्या किया था, 10 बिलियन डॉलर का आरबीआई ने अभी क्या किया था, डॉलर को क्या किया था, खरीदा था और रुपया दिया था। अब आरबीआई उल्टा कर सकता है कि बैंकों से कह सकता है कि आओ मेरे पास जो रखा हुआ डॉलर है ये लीजिए और बदले में हमको क्या कीजिए, हमको वापस रुपया कीजिए, ठीक है ना। तो ये आरबीआई कर सकता है, या अप्रत्यक्ष रूप से इनडायरेक्टली बाजार में डॉलर की मात्रा को बढ़ा सकता है। यहां एक बात और समझना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो क्या है, वो है इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, इसको समझ कर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इम्पॉसिबल ट्रिनिटी की बात करते हैं, इम्पॉसिबल ट्रिनिटी, तो सेंट्रल में कौन है, आरबीआई। अब ये तीन क्या है, एक होता है स्थिर विनिमय दर, पहला। दूसरा हो सकता है स्वतंत्र मुद्रा का प्रवाह, और एक हो सकता है मुक्त, इसको बोलते हैं स्वतंत्र या मुक्त मुद्रा का प्रवाह, और एक हो सकता है स्वतंत्र मौद्रिक नीति। ये तीन है, ठीक है ना, जो केंद्रीय बैंक के नियंत्रण में होता है। क्यों इसको इम्पॉसिबल कहा जाता है, ध्यान से समझना। स्थिर विनिमय दर, स्वतंत्र मौद्रिक नीति और स्वतंत्र मुद्रा, विदेशी मुद्रा का प्रवाह, जिसको हम कह सकते हैं डॉलर का प्रवाह, ये तीनों जो है एक साथ कोई भी देश का केंद्रीय बैंक नियंत्रित नहीं कर सकता, संभव ही नहीं है। दिस इज वाई इट इज कॉल्ड द इम्पॉसिबल ट्रिनिटी। अगर कोई केंद्रीय बैंक चाहे, खुद आरबीआई भी चाहे, तो किसी दो को वो नियंत्रित करेगा, तीसरा अपने आप उसके पहुंच या अपने उसके जो नियंत्रण से बाहर चला जाएगा, तो अभी वर्तमान में हम क्या देख रहे हैं कि डॉलर तेजी से बाहर जा रहा है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं आरबीआई क्या कर रहा है, विनिमय दर को अगर स्थिर करने का प्रयास कर रहा है। आरबीआई अगर आरबीआई अब विनिमय दर को थोड़ा स्थिर करने का प्रयास तो करेगा, क्योंकि डॉलर के मुकाबले रुपया बहुत तेजी से हुआ है, नीचे गिरा है, ठीक है, डेप्रिशिएट किया है, तो आरबीआई कहीं ना कहीं कोशिश करेगा कि विनिमय दर को थोड़ा स्थिर किया जाए। डन। और इस बात का ध्यान रखेगा कि मौद्रिक नीति जो है वो स्वतंत्र रखे, यानी कहीं ना कहीं मौद्रिक नीति के द्वारा वो मुद्रास्फीति को भी नियंत्रित करने का प्रयास करेगा। अगर करता है आने वाले समय में, तो सबसे बड़ी दिक्कत खड़ी होगी आरबीआई के फॉरेक्स पर। देखा जाए फॉरेक्स पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ सकता है। हो सकता है कि हमारा फॉरेक्स है उसमें थोड़ा गिरावट देखने को मिल सकता है, या हमारा जो विदेशी निवेश है उसमें थोड़ा सा हमें गिरावट देखने को मिल सकता है। तो वो भी हमें ध्यान रखना होगा, कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि इसका हमारा विदेशी निवेश पर, हमारे फॉरेक्स पर बहुत ज्यादा नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। लेकिन साथ ही साथ ये भी बहुत जरूरी है कि रुपए के फर्दर डेप्रिसिएशन या मूल्यह्रास को भी रोकना बहुत जरूरी है। तो देखते हैं आगे आने वाले समय में आरबीआई क्या कर सकता है। आप भी अपने सुझाव चाहें तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन यह बात ध्यान रखिएगा कि इम्पॉसिबल ट्रिनिटी में
आप तीनों चीजें एक साथ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बाकी आप भी अपने सुझाव चाहें तो स्वतंत्र रूप से कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और आपको वीडियो कैसे लगा इसे भी जरूर बताइएगा। तो ये रहा पूरा का पूरा विश्लेषण, इसको अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। ये किसी ना किसी आने वाले एग्जाम में, खासकर यूपीएससी के एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, ध्यान रखिए।